हेलो एवरीवन। लास्ट का जो हमारा क्लास था उसमें हमने बात की थी जो जो प्रिंसिपल हैं इनहेरिटेंस के, क्या क्या लॉ हैं इनहेरिटेंस के, क्या वेरिएशन होता है, क्या म्यूटेशन होता है, मेंडल का जो भी रिसर्च था। फिर हमने क्रोमोसोमल थ्योरी पे बात की थी हमने। फिर हम आए थे डिसऑर्डर्स पे। डिसऑर्डर्स में फिर हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़े, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़े नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़े। तो ये जो सारा चैप्टर था आपका, उसमें हमने बस एक वेग टर्म को यूज़ किया था, फैक्टर को। बात समझ में आई? हमने बस वेगली बात की थी कि एक फैक्टर होता है जिसमें ये सारी चीज़ होती है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे उसी के मॉलिकुलर लेवल पे जाके उसकी बात हम करेंगे कि मॉलिकुलर बेसिस क्या है उसका। तो इस चैप्टर का देखो नाम बहुत सिंपल है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में हम लोग मॉलिकुलर लेवल पे जाके बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें उस चैप्टर में हमें पढ़नी थी। बात सबको समझ में आ रही है? देखो, कभी भी बायो पढ़ो तो चैप्टर का मतलब, पहला लाइन का ही मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। अगर उतना पता है तो तुम बहुत आसानी से आगे की चीज़ समझोगे। तो देखो, लास्ट के चैप्टर में हमने बात की थी क्या क्रोमोसोम होता है, क्या चीज़, जो भी चीज़ें थी, मुझे लगता है तुम लोगों को अच्छी तरह वो सब याद होंगी। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे हर चीज़ के मॉलिक्यूल पे जाके कि आखिर ये मॉलिक्यूल जो होता है क्या होता है, कैसे बनता है, क्या कंपोनेंट है उसका, कैसे ये पूरा इनहेरिटेंस होता है। बात समझ में आ गई? तो अगर तुमसे मैं पूछूं कि जेनेटिक मटेरियल क्या है तो तुम क्या बताओगे? मैं उम्मीद करता हूं तुम लोग कम से कम इतना तो बता पाओगे कि जेनेटिक मटेरियल एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। ये तो हमें अभी पता है, लेकिन इमेजिन करो 1800 में अभी हम लोग हैं। इमेजिन करो हम लोग 1800 में बैठे हैं। उस टाइम पे तुम्हें पता था कि डीएनए और आरएनए जैसा भी कुछ होता है? नहीं पता था लोगों को कि कुछ डीएनए और आरएनए जैसा भी होता है। धीरे धीरे सोचो कि कैसे जीरो से कैसे आखिर हमें पता चला कि क्या डीएनए होता है और क्या आरएनए होता है और ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें ये है कि हमें ये पता करना है कि डीएनए और आरएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल है, और भी बहुत सारी चीज़ें क्यों नहीं है। क्योंकि हमें पता है हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, हमारे बॉडी का सारा काम कौन करता है, मैक्सिमम काम जो हमारे बॉडी का है वो कौन करता है? वेरी गुड, प्रोटीन करता है। हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक तो प्रोटीन ही है ना, मैक्सिमम काम हमारे बॉडी का वही करता है। फिर भी इनहेरिटेंस का काम जो है, जेनेटिक्स का जो काम है, वो आखिरकार डीएनए के आसपास क्यों इवॉल्व किया या आरएनए के आसपास क्यों इवॉल्व किया, हम लोग ये भी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो दो इंपॉर्टेंट, दोनों का फुल फॉर्म पता होगा आपको। डीएनए मतलब, मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें पता होगा। आरएनए मतलब, और नहीं पता है तो सामने लिखा हुआ है, डीएनए मतलब डिऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। बात समझ में आ गई? अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये सिंपल चीज़ें हैं, डीएनए आरएनए सारी चीज़ें हैं। अब क्या क्या काम होता है? अच्छा, कैटलिस्ट जो होता है ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं इसको हाईलाइट कर दिया है। कैटलिस्ट यूजुअली कौन सा मॉलिक्यूल होता है? हमने बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में पढ़ रखा है कि कैटलिस्ट क्या होता है यूजुअली। डीएनए आरएनए प्रोटीन क्या होता था? कैटलिस्ट कार्बोहाइड्रेट लिपिड क्या होता था? कैटलिस्ट यूजुअली क्या होता था, यानी एंजाइम जो था वो यूजुअली क्या होता था? जल्दी बताओ। हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है कि एंजाइम क्या होता है? गुड, एंजाइम हमेशा प्रोटीन होता है, हमने पढ़ रखा है ये लाइन। एक्सेप्ट एक सिचुएशन के, बस दिमाग में रखो, मैंने हर बार बता रखा है तुम्हें, हर रूल का एक एक्सेप्शन है। जब तक उस रूल का आपको एक्सेप्शन नहीं पता है तो आप क्लियर हो जाइए कि आपको वो रूल अभी तक नहीं पता है। एक्सेप्शन ऑलमोस्ट हर रूल का है। बात समझ में आई? तो कैटलिस्ट की तरह भी कौन कौन काम करता है? आरएनए काम करता है कैटलिस्ट की तरह। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कहाँ और कैसे करता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? फिर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले, अभी मैं बस एक ओवरव्यू ही दे रहा हूँ। अब थोड़ा सा मैं ये जो बताता हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये थोड़ा सा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तुम लोग कभी भी गए होगे किसी भी म्यूजियम में तो तुमने देखा होगा ऐसे करके एक मस्त डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। बात समझे? तो कुछ इसी तरह का वो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ध्यान से देखोगे कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। ध्यान, जो मैं बता रहा हूँ अभी बस सुनते चलो, सब लास्ट में याद हो जाएगा। डीएनए से बनता है आरएनए। बात समझे? डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। ये एक प्रोसेस होता है जो हमारे बॉडी में होता है। देखो, मेरा जब डेवलपमेंट हो रहा होगा, जब मैं फीटस के फॉर्म में होगा, वहीं से बात करते हैं, जब मैं फीटस के फॉर्म में होऊंगा तो मेरे हाथ में फिंगर बनने वाला होगा। तो ये फिंगर बनेगा या नहीं बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? मेरे बॉडी का, वेरी गुड, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन? आरएनए? नहीं, न्यूक्लियस में डीएनए। यानी मेरा डीएनए ये डिसाइड करेगा कि मेरा यहाँ पे ये फिंगर बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। बात समझ गए तुम लोग यहाँ तक? अच्छा, अब वो किस तरह से, डीएनए खुद तो जाके काम नहीं करता है, तो डीएनए कैसे काम, आखिर काम करवाएगा किससे? तो डीएनए काम करवाता है प्रोटीन से। डीएनए किससे काम करवाता है? प्रोटीन से, क्योंकि हमें पता है हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? प्रोटीन।
हमारे बॉडी का सारा काम कौन करता है? प्रोटीन। तो डीएनए खुद जाके डायरेक्ट काम नहीं करवाएगा, डीएनए काम करवाएगा प्रोटीन से। अच्छा, प्रोटीन डीएनए से डायरेक्ट नहीं बनेगा, प्रोटीन किससे बनेगा? आरएनए से। तो सिंपल एक फॉर्मेट बना हुआ है कि पहले डीएनए ऑर्डर देगा आरएनए को, आरएनए और फिर ऑर्डर देगा प्रोटीन को। ऐसा ही ना होता है? जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो क्या, वो ऑफिस में बैठ करके ऑर्डर पास करता है। वो ऑर्डर पास करेगा एक एसडीएम को, एसडीएम को उसने ऑर्डर दिया, वो एसडीएम अपने जो फील्ड वर्कर है उसको ऑर्डर देगा और वो फील्ड वर्कर जाके काम करेगा। सेम वही फंडा है कि डीएनए डीएम की तरह है, आरएनए एसडीएम की तरह है और प्रोटीन जो है वो उसका फील्ड वर्कर है। बात समझ में आई तुम लोगों को कि डीएनए ऑर्डर देगा आरएनए को, आरएनए ऑर्डर देगा प्रोटीन को। ये कह देना बहुत आसान है, लेकिन इसको पता करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी हमें। सारी बात करेंगे हम लोग कैसे ये पता चला था, बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये चैप्टर मुझे लगता है बायो का एक मुश्किल चैप्टर में से आता है, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत आसान चैप्टर, बस इसमें समझने की देरी है। अब थोड़ा सा पहले हम लोग बायोमोलिक्यूल में जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लें। याद है बायोमोलिक्यूल में हमने पढ़ा था कि डीएनए जो होता है वो एक पॉलीमर है। डीएनए क्या है? एक पॉलीमर है। किस चीज़ का पॉलीमर है? नाम से ही क्लियर है, डीएनए पॉलीमर है। किस चीज़ का? जल्दी बताओ। एक न्यूक्लिक एसिड है, ये तो पता है हमें। डीएनए पॉलीमर किस चीज़ का है? न्यूक्लियस में होगा। जल्दी बता दो, डीएनए कहाँ होगा? न्यूक्लियस में होगा। तो इसी से याद रखोगे डीएनए एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बात समझ में आई? पहली लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में आता है। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड डिऑक्सी ने कहा तो उसके आगे डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल चीजें हैं। अब मैं बताऊंगा ये डिऑक्सी वर्ड क्यों आया। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, यानी डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड टाइड अगर एक साथ आ जाएंगे तो उसी को हम बोलते हैं डीएनए। बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है? अब मैं थोड़ा और इसके बताऊं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है आखिर ये बनता कैसे है, तो देखो ध्यान से समझो। कोई भी न्यूक्लियोटाइड है, देखो सीक्वेंस में याद रखो, कोई भी न्यूक्लियोटाइड है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो, चाहे वो डीएनए के लिए हो चाहे आरएनए के लिए हो, वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। वो तीन चीज़ें क्या क्या है? वो तीन उंगलियां क्या क्या है? पहला नाइट्रोजिनस बेस, दूसरा पेंटोज शुगर, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। तो तीन चीज़ें आई, एनपीपी, पहला नाइट्रोजिनस बेस, दूसरा पेंटोज शुगर, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। बात समझ में आ गई? देखो डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है और न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। क्या क्या? नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब ये जो नाइट्रोजिनस बेस है ना, ये फिर दो तरह का होता है। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरीमिडीन। एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पायरीमिडीन। अच्छा, ये क्यों नाम इसका प्यूरिन पड़ा और क्यों नाम इसका पायरीमिडीन पड़ा? तो देखो जब इसके स्ट्रक्चर पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ देखो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ देखो जो प्यूरिन होता है ना, ये इस रिंग का, ये बायोमोलिक्यूल में पढ़ रखा है हमने। प्यूरिन और पायरीमिडीन जो नाम पड़ा है वो इनके रिंग्स को देख के नाम पड़ा है। देखो प्यूरिन रिंग को तुम देखोगे इसमें दो रिंग्स हैं, दिख रहा है? दो रिंग्स हैं और पायरीमिडीन रिंग को तुम देखोगे इसमें एक ही रिंग है। बात समझ में आई? और ये मैंने पढ़ा भी रखा है 11th में, तो बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग अभी लगाना नहीं है, बस इतना समझो प्यूरिन में दो रिंग होता है और पायरीमिडीन में तीन रिंग होता है। बात समझ में आ गई? प्यूरिन में दो रिंग और तीन, मैं गलती बोल गया। प्यूरिन में दो रिंग और पायरीमिडीन में एक रिंग होगा। बात समझ में आ गई? अब ये जो प्यूरिन है, इस प्यूरिन के भी एग्जाम्पल हैं। इस प्यूरिन के अंदर आते हैं दो, पहला एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। प्यूरिन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है एडेनिन, दूसरा आता है ग्वानिन। यहाँ तक क्लियर है सब लोग? प्यूरिन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन। और पायरीमिडीन के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। प्यूरिन के अंदर दो चीज़ें एडेनिन एंड ग्वानिन, दो नाइट्रोजनस बेस, एक एडेनिन और एक ग्वानिन। दो एग्जाम्पल हैं इसके। और पायरीमिडीन के तीन एग्जाम्पल हैं। पायरीमिडीन में कितनी रिंग होंगी, एक या तीन? जल्दी बताओ। एक। पायरीमिडीन में फिर तीन चीज़ें आती हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो सर याद करवाओ ना इसको, मेरा तो काम ही है याद करवाना। तो इसको याद देखो अपन कैसे रखेंगे। इसको याद करने का तरीका एक निमोनिक्स है, दो निमोनिक्स हैं भाई, आप जैसा तुम याद रखना चाहो। एक निमोनिक इसका ये है पाइकट, मैंने इसको ऐसे ही याद रखा था, जैसे तो पैर कट गया, पाइकट, पाई PY से पाई और CUT, पाइकट। बात समझ में आई? पाई से पैर, पॉकेट भी याद रखो जो रखो, मैंने इसको पाई पैर रखा था याद। पाई कट मतलब पैर कट गया मेरा। PY मतलब हो गया पायरीमिडीन,
CUT, C से क्या हो गया साइटोसिन, U से हो गया यूरासिल और T से हो गया थाइमिन। तो सिंपल है, सिंपल है ना। पाई कट, PY मतलब पायरीमिडीन, C से साइटोसिन, U से यूरासिल और T से थाइमिन। तो पाई कट, इसका पैर कट गया। तो सिंपल याद रखोगे, अब याद हुआ। तो पायरीमिडीन में आ गए 3, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। प्यूरिन में आए 2, एडिनिन एंड ग्वानिन। पायरीमिडीन का याद है तो प्यूरिन तो एग्जाम में आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं दूसरे हेडिंग पे, यानी न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी। पहला तो कंप्लीट हो गया नाइट्रोजनस बेस, दूसरा आता है पेंटोज शुगर। अब ये क्या होता है भाई, ये क्या नया नाटक आ गया, पेंटोज शुगर क्या है। पेंटोज शुगर नाम से ही क्लियर है कि इसमें 5 कार्बन वाला कोई एक कंपाउंड होगा, 5 कार्बन का शुगर होगा। तो 5 कार्बन का जो शुगर होगा उसे हम बोलते हैं राइबोज। क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल है उसका राइबोज। क्या एग्जाम्पल है 5 कार्बन वाले शुगर का, राइबोज। 5 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट है, एग्जाम्पल है राइबोज, याद रहेगा सिंपल। अच्छा, इस राइबोज से अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकाल दो, होता है ना, तुम लोग केमिस्ट्री ज़्यादा, मुझे केमिस्ट्री पढ़े मुझे लगता है 7 साल से ज़्यादा हो गए, तुम लोग ज़्यादा यूज टू हो गए उसके, तुम्हें पता होगा। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकाल दें तो डिऑक्सी बोलते हैं उसको, बात समझे। तो इसको अगर मैं डिऑक्सी राइबोज, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकाल दूँ राइबोज से तो बन जाएगा डिऑक्सी राइबोज। तो अब देखो, पेंटोज शुगर 2 टाइप का हुआ, एक हुआ राइबोज, एक हुआ डिऑक्सी राइबोज। नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप का था, जल्दी बता दो, जल्दी। मैं उम्मीद करता हूँ सही बताए होगे, 2 तरह का, प्यूरिन एंड पायरीमिडीन। प्यूरिन में क्या क्या आता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरीमिडीन में क्या क्या आता है, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। पेंटोज शुगर में क्या क्या आता है, राइबोज एंड डिऑक्सीराइबोज। तो सिंपल याद है। और तीसरा जो चीज़ इसमें आता है वो आता है फॉस्फेट ग्रुप। क्या आता है, फॉस्फेट ग्रुप। तीसरी जो चीज़ इसमें आती है वो आती है फॉस्फेट ग्रुप की बारी। यहाँ तक तुम लोग को मुझे लगता है सब क्लियर होगा, यहाँ तक कोई इशू नहीं आना चाहिए तुम लोग को समझने में, समझ रहे हो यहाँ तक। तो कोई देखो, डीएनए जो था, हमने फिर से यहाँ से स्टार्ट किया था, डीएनए जो था वो पॉलीमर था न्यूक्लियोटाइड का। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड थे इसमें 3 चीज़ें आती थी। एक आता था आपका नाइट्रोजनस बेस जिसमें आता था प्यूरिन एंड पायरीमिडीन, फिर आता था पेंटोज शुगर जिसमें होता था राइबोज एंड डिऑक्सीराइबोज, और फिर आता था फॉस्फेट ग्रुप। तो 3 कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। यहीं पे तुम्हें पता चल गया होगा कि डीएनए का नाम डीएनए क्यों पड़ा। डीएनए का नाम डीएनए इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें कौन सा शुगर होगा, राइबोज या डिऑक्सीराइबोज, जल्दी बताओ, ए या बी, राइबोज या डिऑक्सीराइबोज। गुड, डिऑक्सीराइबोज, इसीलिए तो उसका नाम पड़ा डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि उसमें कौन सा शुगर होगा, डिऑक्सीराइबोज। और आरएनए में कौन सा शुगर होगा, सिंपल है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये तो सर आपने बता दिया कि चलो इसमें 3 चीज़ें होती है, लेकिन ये 3 चीज़ें कैसे होती है, कैसे अटैच्ड होता है, कैसे क्या होता है, ये भी तो पढ़ना ज़रूरी है। तो अब ध्यान से समझो। तो न्यूक्लिक एसिड जो बनता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस जो होता है तुम्हारा, नाइट्रोजनस बेस यानी जो प्यूरिन एंड पायरीमिडीन था उससे शुगर अटैच करता है। और हमने पढ़ा है शुगर का जो बॉन्ड होता है उसे हम बोलते थे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ रखा है। जो शुगर का बॉन्ड होता था उसे बोलते थे हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो पेंटोज शुगर से मीट करता है, कौन से बॉन्ड की हेल्प से, तो आपका आंसर होगा ग्लाइकोसिडिक। क्यों ग्लाइकोसिडिक, क्योंकि शुगर है ना। तो नाइट्रोजनस बेस अगर पेंटोज शुगर से बाइंड करेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के प्रेजेंस में, तो एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। पहले बनेगा न्यूक्लियोसाइड, क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड में अगर तुम बस फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दो 5 डैश हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे टाइम 5 डैश हाइड्रोक्सिल के साथ, तो बनेगा ये न्यूक्लियोटाइड। तो कितना सिंपल है। देखो, पहले नाइट्रोजनस बेस से पेंटोज शुगर को ऐड करा दिया तो उसको बोल दिया हमने न्यूक्लियोसाइड। अब इस कौन सा बॉन्ड काम किया था यहाँ पे, चूंकि शुगर है तो याद रखेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और न्यूक्लियोसाइड से हम ऐड करा देंगे फॉस्फेट ग्रुप 5 डैश हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे, तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। अब बच्चों को पता है दिक्कत क्या आती है कि पहले न्यूक्लियोसाइड बना या न्यूक्लियोटाइड। तो सिंपल है, पहले तुम मुझे बता दो ABCD सबको आती है तुम लोगों को ना, मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ABCD आती होगी। तो ABCD अगर आती है तो पहले S आता है या पहले T आता है, पहले S आता है या पहले T आता है, मुझे नहीं लगता कोई भी T बोलोगे। तो पहले क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को मिला देंगे तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है यहाँ तक सब लोग। अब देखो न्यूक्लियोसाइड के कुछ एग्जांपल देख लो, और कौन सा बॉन्ड यहाँ काम करता है, तो एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। देखो जो मैंने लिख रखा है वो लिख लेना अलग से, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। अब जो न्यूक्लियोसाइड बनेंगे उनका नाम क्या है, तो एडिनोसिन, डिऑक्सी एडिनोसिन, सिंपल। अगर आरएनए होगा तो एडिनोसिन बनेगा, डीएनए अगर वो उसको बनाना है तो डिऑक्सी एडिनोसिन बनाएगा। क्यों, क्योंकि शुगर अगर डिऑक्सी यूज हो रहा है तो वो डीएनए बनाएगा, अगर राइबो यूज हो रहा है, राइबोज यूज हो रहा है तो वो आरएनए बनाएगा, हमें पता है। ग्वानोसिन या डिऑक्सी ग्वानोसिन,
साइटिडीन या डिऑक्सीसाइटिडीन, यूरिडीन और डिऑक्सीथाइमिडीन, ये थोड़ा सा वेरी किया, यूरिडीन और डिऑक्सीथाइमिडीन वेरी किया। यहाँ पे होना चाहिए था ना यूरिडीन और डिऑक्सी यूरिडीन, जल्दी बोलो होना चाहिए कि नहीं? यूरिडीन और डिऑक्सी यूरिडीन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसको डिऑक्सीथाइमिडीन क्यों रख रखा है, मैं बताऊंगा आगे क्यों रख रखा है। क्योंकि डीएनए में थाइमिन होता है, यूरासिल नहीं होता है। ये जैसे पढ़ा ना हमने कि टोटल मिला के नाइट्रोजनस बेस 5 हुए ना हमारे, लेकिन कभी भी एक न्यूक्लिक एसिड में 4 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, 5 नहीं हो सकते हैं। 4 तरह के ही एक बार में हो सकते हैं किसी भी न्यूक्लिक एसिड में, 5 नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, प्यूरिन के अंदर 2 आ गया, क्या क्या? एडेनिन एंड गुआनिन। पायरिमिडीन के अंदर फिर 3, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। कोई दिक्कत यहां तक जल्दी बताओ? यहां तक तो सारी चीज क्लियर होगी तुम लोगों को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड्स के एग्जांपल्स में क्लियर है हम लोग, एडिनोसिन, डिऑक्सी एडिनोसिन, गुआनोसिन, डिऑक्सी गुआनोसिन, साइटिडीन और डिऑक्सी साइटिडीन, यूरोडीन और डिऑक्सी थाइमिडीन। इसलिए क्योंकि डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरासिल। याद रखना ये, डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में यूरासिल। समझ रहे हो बात को? डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में यूरासिल। अब ये जो अटैचमेंट है ये किस तरह से, ये डायग्राम देख लो थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, ये जो बना हुआ है रिंग, ये हो गया आपका शुगर। क्या हो गया? ये शुगर, पेंटोज शुगर। इस पेंटोज शुगर से नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है एक साइड में, देखो साइड में अटैच्ड है, और फिर ये अटैच्ड है फॉस्फेट ग्रुप से। तो इस तीनों को अगर मैं मिला दूं, इसमें क्या 3 चीजें हैं, नाइट्रोजनस बेस भी है, पेंटोज शुगर भी और फॉस्फेट ग्रुप भी है। तो इसको मैं एक न्यूक्लियोटाइड बोलूंगा, जल्दी बोल दो, इसको मैं न्यूक्लियोटाइड बोलूंगा। एक्सेलेंट बोलूंगा। इसके बगल में एक और न्यूक्लियोटाइड है, फिर इसके बगल में एक और न्यूक्लियोटाइड है, फिर इसके बगल में एक और न्यूक्लियोटाइड है। ये पूरा एक चेन हो गया न्यूक्लियोटाइड का। तो इसको मैं एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोल दूं। यही तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। बात समझ में आई यहाँ तक? अब आपने सर मुझे ये बता दिया कि नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर से जो है ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड से अटैच होता है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड कैसे अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप से, ये भी तो हमें जानना है। तो देखो ये जो अटैचमेंट होता है, ये जो न्यूक्लियोसाइड अटैच करता है, इस अटैचमेंट को हम लोग फॉस्फो ईस्टर लिंकेज क्या बोलते हैं? फॉस्फो ईस्टर लिंकेज, यानी ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है। हमने पढ़ा है एसिड और अल्कोहल, याद होगा तुम लोगों को। बात समझ में आई? एसिड अल्कोहल अगर कंबाइन करता है तो कौन सा फॉस्फो ईस्टर लिंकेज बनता है, और उसको हम लोग ईस्टराइजेशन रिएक्शन बोलते थे। याद करो, जब अल्कोहल और एसिड मिलता था, सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई है। अल्कोहल और एसिड मिला है तो एक ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा। चूंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप इन्वॉल्व है तो इसीलिए इसको फॉस्फो ईस्टर लिंकेज बोलेंगे। तो सिंपल जो मैंने बताया कि न्यूक्लियोसाइड जो फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होगा तो यहाँ कौन सा बॉन्ड काम करेगा? तो फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। अब तुम यहाँ ध्यान से दो, देखो इस फॉस्फेट को देखो, ये फॉस्फेट एक तो यहाँ बाइंड कर रहा है, एक यहाँ बाइंड कर रहा है। तो इस चेन को बनाने में कौन सा लिंकेज यूज होगा? इस चेन को, जो डीएनए का चेन है, इस चेन में क्या क्या है? एक फॉस्फेट ग्रुप है, कार्बन है, फिर फॉस्फेट ग्रुप है, फिर कार्बन है, और इस कार्बन से अटैच है तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस। यही ना है? जल्दी बता दो, समझ रहे हो मेरी बात को? क्या क्या है? एक फॉस्फेट ग्रुप है, फिर कार्बन है, फिर फॉस्फेट ग्रुप है, फिर कार्बन है, फिर फॉस्फेट ग्रुप है, फिर कार्बन है, और इस कार्बन से अलग से अटैच है नाइट्रोजनस बेस। यही ना फंडा चल रहा है अभी तक यहाँ का। तो अब तुम देखोगे एक फॉस्फेट ग्रुप 2 कार्बन से अटैच्ड है, एक साथ अटैच्ड है। तो अगर मैं इसको चेन का जो बैकबोन जो बनाता है, उस बॉन्ड को अगर मैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बोल दूं तो कोई दिक्कत है तुम लोगों को? जल्दी बताओ। एक डाइन्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज अगर मैं बोल दूं तो कोई दिक्कत है तुम लोगों को? नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो? डायग्राम देखो फिर से, 3 चीजें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता था, क्या क्या बताओ? बता दोगे मुझे लगता है, इतना भरोसा है तुम लोगों पे। अब तुम देखो, शुगर नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट ग्रुप, शुगर नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ए से एडेनिन हो गया, टी से थाइमिन हो गया, जी से गुआनिन, सी से साइटोसिन। मैंने बताया था कि एक चेन में 4 ही टाइप का रह सकता है मैक्सिमम। बात समझे? और भी देखो बहुत सारी चीज़ें जो तुम लोग हायर क्लास में पढ़ने वाले हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं जो तुम हायर क्लास में पढ़ोगे। अभी उतना नहीं जानना है, अभी नीट निकालने लायक जानना है, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर हो? अब इस डायग्राम को तुम ठीक से देखोगे तो जो ये वाला कार्बन, ये वाला एंड जो है फॉस्फेट का, ये एंड देखो, यहाँ पे 5 कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। पड़ेगा ही ना, कभी तो वो चेन का कोई तो एंड आएगा। तो इस चेन का एक एंड ऐसा होगा जहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप एक्स्ट्रा पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसको बगल में कोई कार्बन नहीं मिलेगा ज्वाइन करने वाला, क्योंकि चेन तो एंड हो गया है। बात समझे? तो एक एंड ऐसा होगा जहाँ पे 5' पे फॉस्फेट ग्रुप एक फ्री होगा, और एक एंड ऐसा होगा जहाँ पे एक 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा। बात समझ में आई?
एक एंड ऐसा होगा जहाँ पे 5' पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री होगा और एक एंड ऐसा होगा जहाँ पे 3' पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी कार्बन है ही नहीं आसपास ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि चेन तो खत्म हो गई। तो 5' एंड पे एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, एक 3' एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। ये तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो ना बात मेरी? तो इसीलिए जो चेन होता है उसको हम बोलते हैं एक 5' एंड होता है, एक 3' एंड होता है। क्लियर हो? क्लियर हो? अब देखो आरएनए और डीएनए में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन ये आता है कि बैकबोन जो है वो कौन बनाता है इस नाइट्रोजन, इस पूरे डीएनए का, इस पूरे न्यूक्लियोटाइड सिस्टम का। तो इसका बैकबोन तुम कॉमन सेंस से देख के बता दोगे कि बैकबोन बनेगी ये लाइन बैकबोन हुई ना, ये तो साइड में आ रहा है, ये लाइन तो अंदर की तरफ घुस रहा है, बाकी ये मेन बैकबोन हुई ना। तो बैकबोन कौन बनाएगा? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। नाइट्रोजनस बेस और शुगर? नहीं? अच्छा गुड। फॉस्फेट और शुगर? जल्दी बोलो। गुड। फॉस्फेट और शुगर जो होता है वो बैकबोन बनाता है और नाइट्रोजनस बेस जो है उसे प्रोजेक्ट करता है 90 डिग्री पे अंदर की तरफ। ये सब थोड़ा और आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। तो देखो वही लिखा हुआ है कि द बैकबोन ऑफ पॉली, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट, द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट, द नाइट्रोजनस बेस लिंक टू द शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। इजी, समझ गए? अब देखो क्या डिफरेंस होता है आरएनए और क्या डिफरेंस होता है डीएनए। डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है? तो देखो सिंपल याद रखोगे, डीएनए जो है, डीएनए में डिऑक्सी शुगर होगा, आरएनए में राइबोज होगा। हमने पढ़ रखा है सबसे पहले। तो हमने ये भी पढ़ा है कि डिऑक्सी मतलब होता क्या है ना। आरएनए में मतलब कि एक एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ये तो क्लियर है हम लोग। तो होगा ना, आरएनए में एक एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। मैंने बताया था ना, राइबोज से डिऑक्सी राइबोज कैसे कोई भी बनेगा? जब उसमें से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम लोग निकाल देंगे तो वो बन जाएगा डिऑक्सी राइबोज। तो राइबोज के पास एक एक्स्ट्रा होना चाहिए ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो वो एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस पोजीशन पे होगा? तो 2' पोजीशन पे राइबोज के। तो आरएनए में 2' पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा राइबोज होगा, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। आरएनए में 2' पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। दूसरी बात क्या थी कि डीएनए में थाइमिन होता था, आरएनए में यूरासिल होता था। यूरासिल का थाइमिन का दूसरा नाम एक और है, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क लगाओगे, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है कि 5 मिथाइल यूरासिल, ये दूसरा नाम है किसका? थाइमिन का। थाइमिन का दूसरा नाम क्या है? 5 मिथाइल यूरासिल। याद रखोगे, इसको स्टार मार्क लगाओ। 5 स्ट्रक्चर देखोगे, जो बायोमोलिक्यूल में स्ट्रक्चर है ना दिया हुआ, हमने जो पढ़ा भी है, जो बायोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर है उसको देखोगे तो याद रहेगा ये हमेशा। वहाँ जाके यूरासिल का स्ट्रक्चर देखो और थाइमिन का स्ट्रक्चर देखो, सब याद हो जाएगा तुम्हें। तो थाइमिन का दूसरा नाम है 5 मिथाइल यूरासिल। यहाँ तक तुम लोगों को सारी बातें क्लियर हैं? जल्दी बताओ तो मैं आगे बढ़ूँ। क्लियर है मतलब? अब देखो इसका डिस्कवरी कैसे हुआ। तो क्या क्या हमने पढ़ा पहले ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेते तब आगे बढ़ेंगे। देखो हमने पढ़ा डीएनए जो है पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से बनता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब नाइट्रोजनस बेस जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है साइकिल के हिसाब से, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर आया 2, एडेनिन एंड ग्वानिन, है ना, है ना, गुड। और पायरिमिडीन के अंदर आया 3, कैसे याद रखा? पाइकट, CUT, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। यूरासिल होगा आरएनए में, थाइमिन होगा डीएनए में, पेंटोज शुगर में 2, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज, फिर आया फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर? नाइट्रोजन बेस से पेंटोज शुगर अगर बाइंड करेगा एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बनेगा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड से बाइंड करेगा फॉस्फेट ग्रुप 5' हाइड्रोक्सिल रीजन पे, फोस्फो ईस्टर बॉन्ड बनेगा, क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड। 2 न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। बैकबोन कौन बनाएगा? क्लियर है? तो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। अब आते हैं थोड़ा सा डिस्कवरी पे। तो जो डीएनए है उसका एक एसिडिक सब्सटेंस, जब सेल देखा, उसने देखा सेल के अंदर न्यूक्लियस के आसपास के इलाके में, उसको लगा यार ये कुछ एसिडिक चीज़ है सेल के अंदर, है ना, उसने उसको नाम दे दिया न्यूक्लिन। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। तो न्यूक्लिन, तो डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर। याद रखोगे, नाम याद रखोगे मिशर का। मिशर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे नाम से याद मत रखना, मैं मिश्रा हूँ, वो मिशर है, अलग है। हम लोग बोलते एक जैसा है लेकिन अलग अलग है, स्पेलिंग देखो बहुत अलग है। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो याद रखोगे तो बहुत सबको पहले से भी पता होगा और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है, वॉटसन एंड क्रिक। डबल हेलिकल मॉडल जो डीएनए का है, डबल हेलिक्स कहने का मतलब 2 ऐसे 2 टेढ़ी मेढ़ी लाइन घूमती है ना, देखो 2 लाइन्स घूमती है ना, घूम रही है। तो ये मॉडल जो डीएनए का दिया था वो किसने दिया था? तो वॉटसन एंड क्रिक, 2 साइंटिस्ट थे, वॉटसन एंड क्रिक, याद रखोगे। लेकिन वॉटसन एंड क्रिक ने सीधे कैसे दे दिया, किसके बेसिस पे दिया था? तो जिसके बेसिस पे उन्होंने ये दिया था, एक एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा इन्होंने यूज़ किया था, है ना, मॉरिस विल्किंस का
एक एक्स और जेम्स वॉट्स मॉरिस विल्किंस और रोजालिन फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा को इसने यूज़ करके ये मॉडल बनाया था। मतलब ये बस नाम याद रखना है कि डिफ्रैक्शन डाटा यूज़ किया इसने मॉरिस विल्किंस और रोजालिन फ्रैंकलिन का। लेकिन एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज क्या कर जाते हैं ना, एग्जाम में पूछता है एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा विच वॉज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ डी विच फॉर प्रपोजिंग द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वॉज गिवन बाय। जैसे ही बच्चे देखते हैं डबल हेलिकल मॉडल वॉज गिवन बाय, मानते हैं आंसर क्या, वॉटसन एंड क्रिक। और वहीं आपको मिलता है -1 नंबर। क्यों मिलता है -1 नंबर? क्योंकि आंसर तो होना चाहिए था मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिन फ्रैंकलिन। याद रखोगे आप। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम ध्यान दोगे, 2 चेन्स होती है ना, 2 चेन में बड़ा बड़ा बढ़िया मैनेजमेंट होता है। यहाँ पे मैनेजमेंट क्या होता है, ऐसा नहीं है कोई भी किसी से बाइंड कर लेगा। जैसे ये 2 चेन है ना, इन दोनों चेन में बड़ा अच्छा डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन किस तरह से है कि हमेशा अगर एक तरफ प्यूरिन है कोई, तो अपोजिट तरफ पायरिमिडीन ही होगा। हमेशा अगर इस तरफ प्यूरिन है तो इस तरफ पायरिमिडीन ही होगा। बात समझ में आई? अगर एक तरफ प्यूरिन है, चेन में एक तरफ प्यूरिन है, तो दूसरी तरफ पायरिमिडीन ही होगा। जैसे तुम देखो यहाँ क्या है, एडेनिन है। एडेनिन क्या है? प्यूरिन है। एडेनिन बाइंड करेगा हमेशा थाइमिन से। थाइमिन क्या है? पायरिमिडीन। यानी प्यूरिन से हमेशा बाइंड कौन कर रहा है? पायरिमिडीन। वैसे ही नीचे आ जाओ, ग्वानिन एक प्यूरिन है, साइटोसिन से बाइंड करेगा जो कि एक पायरिमिडीन है। फिर एक नीचे आ जाओ, थाइमिन एक एडेनिन है, थाइमिन एक पायरिमिडीन है, वो बाइंड हमेशा करेगा एडेनिन से जो कि एक प्यूरिन है। तो बात समझ में आई? हमेशा प्यूरिन के साथ एक पायरिमिडीन आएगा। हमेशा एडेनिन बाइंड करेगा थाइमिन से, ध्यान समझो, हमेशा एडेनिन बाइंड करेगा थाइमिन से, ग्वानिन बाइंड करेगा साइटोसिन से। तुम इसको देखो ध्यान से, एडेनिन थाइमिन से ही बाइंड कर रहा है, थाइमिन एडेनिन से ही बाइंड कर रहा है, थाइमिन एडेनिन से ही बाइंड कर रहा है। और सेम चीज़ ग्वानिन और साइटोसिन के साथ भी है। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ही बाइंड करेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ही बाइंड कर रहा है। यहाँ भी देखो वही सीन है। समझ रहे हो बात को ना? तो प्यूरिन हमेशा बाइंड करेगा पायरिमिडीन से, एडेनिन हमेशा बाइंड करेगा थाइमिन से, ग्वानिन हमेशा बाइंड करेगा साइटोसिन से। यूरासिल से कौन बाइंड करेगा? गुड, यूरासिल से बाइंड करेगा एडेनिन, क्योंकि यूरासिल और थाइमिन सेम है। बस थाइमिन होता है डीएनए में, आरएनए में होता है यूरासिल। थाइमिन का दूसरा नाम 5 मिथाइल यूरासिल। याद रखना ये सारी चीज़ें। तो अगर मैं ये बोल दूं कि जितना किसी भी एक डीएनए में जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, तो कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ। जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, ये बोलने में कोई हिचकिचाहट? जल्दी बताओ। जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि एडेनिन जितना होगा उतना थाइमिन होगा, जितने से वो कंबाइन करेगा। और जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। इसी को बता के एक रूल बना दिया, और ये तुम्हारे एग्जाम का एक एमसीक्यू बना दिया, जिसका नाम है एरगिन शारगाफ। एक साइंटिस्ट था, उसने एक रूल दिया, एरविन शारगाफ ने एक रूल दिया कि एडेनिन का टोटल अमाउंट थाइमिन के टोटल अमाउंट के बराबर होगा, और ग्वानिन का टोटल अमाउंट साइटोसिन के टोटल अमाउंट के बराबर होगा। मान लो किसी भी एक डीएनए में 2 एडेनिन है, तो कितना थाइमिन होगा? सिंपल, कितना थाइमिन होगा? 2 होगा, क्योंकि 2 एडेनिन है तो 2 ही ना होगा। अच्छा, ग्वानिन 6 है, तो साइटोसिन कितना होगा? 6। उसी में, सेम उसी में। तो अगर मैं बोलूँ कि एडेनिन बाय थाइमिन वो ग्वानिन बाय साइटोसिन के बराबर है, क्यों? क्योंकि 2/2 1, 6 × 6 1, यानी 1 = 1। तो यही है एरगिन शारगाफ रूल। एरगिन शारगाफ रूल क्या कहता है कि जितना एडेनिन है उतना ही थाइमिन होगा, जितना ग्वानोसिन है उतना ही, जितना ग्वानिन है उतना ही साइटोसिन होगा। बात क्लियर है? बहुत ईजी चीज़ें हैं ये। तो एरगिन शारगाफ रूल याद करोगे। तो डीएनए का देखो एक साइलेंट फीचर कुछ होता है, क्या कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बनता है। अभी हमने पढ़ा डबल हेलिकल मॉडल वाला, थोड़ा सा पढ़ा, जिसमें बैकबोन जो है वो शुगर एंड फॉस्फेट बनाता है, और बेस जो है अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करता है। 2 चेन का जो एंटी पैरेलल पोलैरिटी होता है, ये नई बात है, ये मैंने अभी नहीं बताई है। देखो याद है 5' 3' होता था, एक एंड 5' होता था, एक 3'। 5' एंड पे एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट होता था, 3' एंड पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता था। तो ये तो दोनों चेन्स होता है ना डीएनए का, वो एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल कहने का मतलब, अगर एक तरफ 5' 3' है, दूसरी तरफ 3' 5' हो गई, ये मैं आगे भी बताऊंगा, घबराना नहीं है। बेस पेयरिंग होता है इसमें। बेस पेयरिंग कहने का मतलब क्या है कि एडेनिन हमेशा बाइंड करेगा थाइमिन से। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से? ये जो बॉन्ड होता है ये कौन सा बॉन्ड होता है? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करता है। कौन से बॉन्ड से बाइंड करता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड से। अच्छा, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड या ट्रिपल? तो सिंपल है, AT, एडेनिन और थाइमिन बाइंड कर रहा है ना, तो ऐसे याद रखोगे इसको, एट में कितने अल्फ़ाबेट आए? 2। एट में 2 अल्फ़ाबेट आए, जल्दी बोलो। तो इसको सिंपल मैंने ऐसे ही याद रखा कि एट में 2 अल्फ़ाबेट आए, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करेगा एडेनिन और थाइमिन। बात समझ में आई? एडेनिन और थाइमिन जो है वो
एडेनिन और थाइमिन, दो वर्ड आए ना एट, तो एडेनिन और थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करेगा। अच्छा, और ग्वानिन और साइटोसिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करेगा, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये मैं ट्रिक्स इसलिए बताता हूँ क्योंकि एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन दूर करने का ये तरीका है। बात समझ में आई। ये राइट हैंडेड फैशन में कॉइल होता है, बहुत सारा चेन है जो लेफ्ट हैंडेड भी होता है, बताऊंगा मैं आगे। इसका जो पिच होता है वो 3.4 नैनोमीटर, यानी टोटल जो इसका एक सर्कल पूरा जो बन रहा है वो 2.4 नैनोमीटर का, 3.4 नैनोमीटर का होता है। कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर का। और इस 3.4 नैनोमीटर में 10 बेस पेयर्स यूज होते हैं। कितने बेस पेयर यूज होंगे, 10 बेस पेयर। बेस पेयर तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं, बेस पेयर का मतलब ये हुआ, देखो एक नाइट्रोजनस बेस ये, एक नाइट्रोजनस बेस इन पेयर ये दोनों अगर बॉन्ड कर जाएं, अच्छा ये कौन सा डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल, ग्वानिन और साइटोसिन है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये तीनों अगर बॉन्ड, ये दोनों अगर बॉन्ड कर जाए तो इसको मैं अगर बेस पेयर बोल दूँ तो कोई दिक्कत है तुम लोगों को, तो यही बता रहा है ये बेस पेयर है, समझे। अच्छा, दूसरी बात, पिच क्या बता रहा है, ये पिच ये बता रहा है कि ये पूरा एक सर्कल में यहाँ से यहाँ तक ऐसा, इस पूरे में कितने बेस पेयर होंगे, तो कितने होंगे, तो टोटल मिला के 10 बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 10। कितने होते हैं, 10। और ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 3.4 नैनोमीटर। कितना होगा ये टोटल, 3.4 नैनोमीटर। अच्छा, 3.4 नैनोमीटर में 10 बेस पेयर है, तो 2 बेस पेयर के बीच का गैप कितना होगा, बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा भी है। 3.4 अपॉन में 10 कर देंगे तो कितना होगा, 0.34 नैनोमीटर। तो 2 बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर। सिंपल चीज़ें हैं, ये सब याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है। तो 0.34 नैनोमीटर। तो जो इसका पिच है, द टू चेन्स आर कॉल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर इन नैनोमीटर टू अ बिलियन थी, जो भी ये फालतू चीज़ें हैं। नैनोमीटर पता ही है क्या होता है, 10 टू द पावर -9, और उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं, बात समझे। और 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो 0.34 क्यों होगा हम लोग जानते हैं। अब ये जो एक का प्लेन है वो दूसरे के ऊपर होता है, तो वो ये सब सिंपल बातें हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और जैसे ही ये हुआ तो फ्रांसिस क्रिक ने एक सेंट्रल डॉगमा दिया। सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, जो मैंने बताया था, डीएनए बनाएगा एमआरएनए, मतलब आरएनए, और आरएनए बनाएगा प्रोटीन। डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन, सब पढ़ाऊंगा मैं। डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये सिर्फ अभी नाम सुनो, मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। मुझे लगता है ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है वैसे, है ना, लेकिन मुझे लगता है मैंने काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई किया इस चैप्टर को। समझ में आए तो मुझे ज़रूर बताओ, कमेंट करो, मुझे बताओ कि हाँ सर मुझे अच्छा लगा या समझ में आया। इससे तुम्हारे कमेंट्स अगर आते तो मैं काफ़ी मोटिवेटेड फील करता हूँ कि हाँ मैंने जो बताया वो सही बताया, अच्छा बताया, तुम लोगों को वो पसंद आए, बात समझे। अगर जो मैंने बताया वो तुम लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा मेरे लाइक्स बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा तुम लोग शेयर करोगे, उतना ज़्यादा मैं मोटिवेटेड फील करूँगा। देखो मेरी बहुत हेक्टिक ड्यूटी चल रही है, मेरी 30 दिन या 15 दिन अभी की टाइम में काफ़ी ज़्यादा हार्ड ड्यूटी चल रही है। बाकी 15 डेज़ मेरा नॉर्मल वार्ड ड्यूटी है, लेकिन उसके अलावा कोविड की वजह से अभी कोविड आईसीयू प्लस कोविड वार्ड दोनों में हमारी ड्यूटी लगी हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा अभी एक्स्ट्रा टाइम मुझे अपनी ड्यूटीज़ में देना पड़ रहा है। इस वजह से मैं वीडियो बहुत जल्दी जल्दी नहीं बना पा रहा हूँ। आज एक बच्चे का कमेंट आया मेरे ऊपर कि सर नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड करोगे, तब मैं, कल मेरी नाइट ड्यूटी थी, फिर भी अभी बैठ के मैंने वीडियो इसीलिए सिर्फ रिकॉर्ड किया क्योंकि उस बच्चे का कमेंट आया कि सर नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड करोगे। तो तुम्हारे ये जो मैसेजेस आते हैं ना, ये काफ़ी मोटिवेट करते हैं मुझे मेरा मेन एम यही है कि जो चीज़ मुझे आती है वो मैं तुम लोगों को ट्रांसफ़र करूँ। तुम्हें पता, जो मतलब चीज़ें मैंने पढ़ी, जिस तरह से पढ़ी, वो चीज़ें मैं तुम्हें बताऊँ। जब मैंने नीट दिया था काफ़ी टाइम अब तो हो गया उस बात को, उस टाइम में मुझे इस चीज़ का बड़ा प्रॉब्लम लगता था कि कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। तो मैं चाहता हूँ वो जो मेरे साथ हो वो तुम्हारे साथ नहीं हो। बात समझ में आई। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्यों करना है वो मैंने बता ही दिया, ठीक है। और कोई भी दिक्कत अगर हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।